हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लेफ्ट हैंड कॉमर्स। और जैसा कि हम लोगों ने डिसाइड किया था कि इस चैनल पे आपके आने वाले बोर्ड्स के लिए हम आपको मैराथन सीरीज के थ्रू पूरा कवरेज कराएंगे आपके तीनों सब्जेक्ट्स का। और हमारी सीरीज चलते आ रही है। हम टाइम टू टाइम अपने तीनों सब्जेक्ट्स को पैरेलली बढ़ा रहे हैं। और अभी तक हम लोगों ने अकाउंट्स में, जैसे कि आप देखे हैं, कैश फ्लो का चैप्टर सबसे बड़ा चैप्टर और इम्पोर्टेंट चैप्टर हमने कवर करके रखा है। बहुत डिटेल में एक एक माइन्यूट चीज़ों को साथ हमने किया उसको। उसी तरीके से हम लोगों ने कवर अप किया है आपका पार्टनरशिप का फंडामेंटल चैप्टर। एक एक उसमें इन डेप्थ एनालिसिस आपको समझा कर रखी है मैंने, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा कि हम लोगों के ने उसके अंदर का पार्ट सी का बैलेंस शीट विद नोट्स टू अकाउंट को बहुत अच्छे से क्लैरिफाई किया है, क्योंकि 4 मार्क्स का क्वेश्चन वहां से भी उठता है। फिर हमने अगर बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में हम लोगों ने बहुत सारी कवरेज करके रखी है। अगर पार्ट ए से बात करें तो हमारा चैप्टर 1 2 3, ठीक है, मतलब आपका नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, हमारा ये बिजनेस एनवायरनमेंट, प्लानिंग चैप्टर, ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर खत्म है। और हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन चैप्टर पार्ट बी का खत्म कर दिया था हमने, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग इकोनॉमिक्स की बात करें, अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स में, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑलमोस्ट हमने बहुत सारे मेजर टॉपिक्स को कवर कर रखा है। सिर्फ नेशनल इनकम और हमारे एक्सेस डेफिशिएंट डिमांड, इक्विलिब्रियम वाला और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ये तीन चैप्टर्स को एडीएस, तो इन तीन चैप्टर्स को हम छोड़ कर रखे हैं, ठीक है। और हमारा इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो हम लोगों ने चैप्टर 1 2 3 पूरी तरीके से कवर करके खत्म कर दिया है, ठीक है। आज हमारी इस मैराथन सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम लोग स्विच कर रहे हैं वापस बिजनेस पर, और हम शुरू कर रहे हैं अपने स्टाफिंग चैप्टर को, ठीक है। अगर आप लोगों ने जितने भी मैंने चैप्टर्स बोले उनका अगर वीडियो नहीं देखा है या आपको जरूरत है, तो आप प्लीज गो थ्रू करें हमारे चैनल को, और उसमें आपको सारे कंटेंट मिल जाएंगे। और बहुत ही प्रैक्टिकली कनेक्ट के इजी वे से मैंने समझाया है, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपनी बुक से अब स्टार्ट करते हैं एक और चैप्टर, स्टाफिंग। सबसे पहला बेटा, याद रखो, स्टाफिंग जो एज अ कंसेप्ट में बोलूं तो स्टाफ वर्ड से रिलेटेड है। यानी इस चैप्टर में हम सब कुछ सारा ज्ञान, लोग जो हमारे एम्प्लॉयज होंगे, जो हमारे वर्कर्स हैं, उनसे जुड़ा सारा ज्ञान सीखेंगे, ठीक है। तो स्टाफिंग एज अ प्रोसेस मैं आपको बोलता हूं, ध्यान समझना, एकदम सिंपल। स्टाफिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो 3 आर को, 3 आर, 3 आर्स को इंश्योर करता है। राइट पर्सन अवेलेबल एट राइट प्लेस एंड एट राइट टाइम। 3 आर को जो इंश्योर करे, स्टाफिंग इंश्योर्स 3 आर्स, मतलब इट इंश्योर्स या इट मेक्स श्योर दैट अ राइट पर्सन इज अवेलेबल एट राइट प्लेस, यानी जहां पर उसका जरूरत है उस जगह, एंड एट राइट टाइम, जिस समय जरूरी है। अगर ये काम रहेगा तो राइट पर्सन राइट प्लेस पे राइट टाइम पे अवेलेबल रहेगा भाई, तो हमारा कोई भी काम गड़बड़ नहीं होगा, कोई भी काम रुकेगा नहीं। इसी चीज को इंश्योर करने के लिए बना है हमारा स्टाफिंग का चैप्टर, ठीक है। अब देखते हैं कि ये इंश्योर स्टाफिंग कैसे करता है, ठीक है। तो स्टाफिंग का मीनिंग मैंने आपको बता दिया, इसमें आप रीड कर लेना, बाकी चीजें आप सिंपली यही बात बताना, 3 आर। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट, ये जो इंपॉर्टेंस और बेनिफिट्स ऑफ स्टाफिंग है बेटा, उसको आप देख लेना। जो इंपॉर्टेंट है, जैसा हमने डिसाइड किया है, बस उसी पे मैं फोकस करूंगा अभी। नेक्स्ट चलते हैं हमारा एलिमेंट्स या स्टेप्स ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग क्या काम करता है, सबसे पहले सुनना, स्टाफिंग कैसे होगा। एक चीज सोचकर देखो, मुझे सबसे पहले तो ये सोचना होगा ना, लेट सपोज मुझे एक्स वाई जी एक नया काम करना है, ठीक है। कोई एक नया काम करना है। अगर मुझे एक नया काम करना है बेटा, तो आप लॉजिकली सोचकर देखो, मुझे ये सोचना होगा ना, इस काम को करने के लिए मुझे कितने और कैसे लोगों की जरूरत होगी। तो सबसे पहला काम जो मैं करूंगा, मैं अपने मैन पावर की प्लानिंग करूंगा, एस्टिमेशन करूंगा, ठीक है, कि मुझे कितने कैसे लोग हैं मेरे पास, और इस काम को करने के लिए और मुझे कितने कैसे लोग चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं क्या करने वाला हूं, जब लोगों का पता चला मुझे, लेट सपोज इस काम को करने के लिए मेरे को टोटल 20 लोग चाहिए, 5 लोग अपने पास है, 15 और चाहिए होंगे। तो भाई जो 5 है, चलो उनको तो मैं
कर सकता हूँ, उनका यूज़ कर लूँगा, लेकिन 15 को बुलाऊँ कैसे? तो यहाँ पर दूसरा स्टेप हमें लेना पड़ता है रिक्रूटमेंट का। यानी कि अब मुझे ये देखना होगा कि इन 15 लोग को मुझे बुलाना है। वैकेंसी निकालते हैं ना, जैसे कंपनीज वैकेंसी निकालती है कि हमारे यहाँ जॉब अवेलेबल है, तो वो कुछ प्रोसेस और नहीं है, वो है रिक्रूटमेंट का प्रोसेस। क्या है वो? रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट मतलब कंपनी आपको बुलाएगी। तो वैसे तो मैं बोल रहा हूँ बुलाती है मगर जाने का नहीं, लेकिन जब कंपनी ऐसा करे तो जरूर जाना बेटा, तभी जॉब लगेगी, ठीक है? तो यहां पर ये बोल रहा है क्या, दूसरा स्टेप है, कंपनी यहां बुलाती है कि हमारे यहाँ जॉब है, आओ हमारे इस जॉब के लिए आप अप्लाई करो। ठीक है, सब लोग लेकर जॉब के लिए अपनी सीवीज पहुंच जाते हैं, लेकिन क्या सब लोगों को कंपनी अपने पास रखेगी? नहीं रखती। उनमें से कुछ लोगों को वो चुनेगी और रखेगी। उस चुनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सिलेक्शन। ठीक है, कि बहुत सारे रिक्रूटमेंट में लोग की सीवी आई होगी, रेज्यूम आए होगा, लेकिन सबको तो नहीं रख सकती कंपनी, तो जिनको चुनकर रखती है उस चुनने के प्रोसेस को हम कहते हैं सिलेक्शन। ठीक है, अच्छा अभी एक एक को हम गो थ्रू करेंगे, मत चिंता करना। फिर जब सेलेक्ट हो गए लोग, लेट सपोज आपने सेलेक्ट कर लिया, तो ऑर्गेनाइजेशन में ले जाकर ऐसे ही कहीं बैठा दोगे क्या? नहीं ना, उनको पहले ऑर्गेनाइजेशन में ले जाकर ओरिएंटेशन देना होगा। मतलब उनको इंट्रोड्यूस कराना होगा कि देखो ये तुम्हारी जगह है, ये तुम्हारे बॉस हैं, ये तुम्हारे जूनियर है, ये एक तुम्हारा लैपटॉप है, इस लैपटॉप में तुम्हें ये सारे काम करने हैं। ठीक है, तुम्हें अगर कोई बात पूछनी है, डाउट है, तो कहाँ जाओगे, कैफेटेरिया किधर पे है, वॉशरूम किधर पे है। मतलब उसको अपने पूरे बिजनेस इन्वायरमेंट से, वर्क वाले इन्वायरमेंट से क्या करना होगा? इंट्रोड्यूस करवाना होगा। दैट इज कॉल्ड ओरिएंटेशन। अच्छा, ये सब बताने के साथ साथ उसको उसकी पोजीशन दे देनी होगी जिसके लिए आप उसको बुलाए थे। दैट इज कॉल्ड प्लेसमेंट। ठीक है, अब वो बैठ गया, उसको जनरल अवेयरनेस हो गई कि कौन कहाँ क्या कब किससे बात पूछना है, कहाँ जाना है, कहाँ आना है, काम से जुड़ा चीज समझ में तो आ गया। लेकिन काम भी तो सिखाना होगा। वो पहले से ही काम थोड़ी जानता, और जानता भी होगा तो आपके ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक वर्क थोड़ी जानता होगा। तो उस काम को पहले इनिशियली उसे सिखाना होगा, जिसके लिए हम कहते हैं उसको ट्रेनिंग देनी होगी। तो अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे? ट्रेनिंग देंगे। ठीक है, ट्रेनिंग देंगे। फिर जब वो ट्रेंड हो जाएगा तब उससे हम काम लेना शुरू करेंगे। जब वो वर्क को परफॉर्म करेगा तो हम टाइम टाइम पे उसके परफॉर्मेंस को मेजर भी करेंगे, और उसके बेसिस पे उसकी अप्रेजल होगी। यानी कि हम एक तरीके से देखेंगे काम ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा। ठीक है, और उसके बेसिस पर हम उसका इंक्रीमेंट्स करेंगे या कुछ भी। तो अप्रेजल यानी हम ये देखेंगे कि भैया कैसा काम कर रहा है। नेक्स्ट है, जब अच्छा काम कर रहा होगा एक इंसान बहुत अच्छा, तो उसको बढ़ने का मौका देंगे, यानी प्रमोशन का, एडवांस होने का और आगे बढ़ने का काम उसको मतलब अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा। और लास्ट प्रोसेस होता है, इन सारे काम के लिए उसे एक फेयर कंपनसेशन पेमेंट देनी भी बहुत जरूरी है। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, तो ये तो मैंने आपको वॉक थ्रू कराया कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, कितने कैसे लोग चाहिए उसके लिए हम एस्टिमेट करेंगे मैन पावर। फिर उसके बाद उन जितने लोग हैं वो तो ठीक है, जो नहीं है उनको बुलाने के लिए रिक्रूटमेंट। जब लोग आएंगे तो उसमें से कुछ को करेंगे सिलेक्शन। जो सेलेक्ट हो जाएंगे भाई, उनको हम ले जाकर पहले बिजनेस एनवायरनमेंट से इंट्रोड्यूस कराएंगे, यानी ओरिएंटेशन। और फिर ओरिएंटेशन के नेक्स्ट बाद हम क्या करेंगे, उनको उनकी जॉब की पोजीशनिंग यानी प्लेसमेंट दे देंगे। फिर उनको काम सिखाएंगे जिसके लिए हमें देना होगा ट्रेनिंग। और उसके बाद जब वो काम करेंगे तो हम उनकी परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे कि काम कैसा हो रहा है, अच्छा है, खराब है, क्या है, कैसा है। ठीक है, उसके बेसिस पर अगर काम हमारी सोच से अच्छा है, एक्सीलेंट है भैया, तो हम उनको प्रमोशन का भी मौका दिए देंगे। और प्रमोशन के साथ साथ इन सारे काम का हमें उन्हें फेयर पेमेंट भी देना बनता है। ठीक है, तो ये हमारा है स्टेप्स ऑफ स्टाफिंग। तो देखो एक एक चीज में जो क्रक्स वर्ड है मैं उस पर फोकस करता हूँ। जो मैन पावर का एस्टिमेशन होता है ना बेटा, उसमें हम ये देखते हैं कि भैया मुझे क्या काम, कितना काम, कैसा काम चाहिए। ठीक है, किस किस लेवल पर कितने लोग चाहिए, हाउ मेनी पीपल आर रिक्वायर्ड, डू वी नीड। ठीक है, हमें कितने की जरूरत है, ये देखेंगे। अच्छा, इस चीज को चेक करने के लिए हमें दो एनालिसिस करना होता है, वर्कलोड और वर्कफोर्स एनालिसिस। वर्कलोड और वर्कफोर्स एनालिसिस कहने का मतलब क्या है? ये बोल रहा है कि नंबर एंड टाइप ऑफ ह्यूमन नेसेसरी और नंबर एंड टाइप अवेलेबल। तो वर्कलोड के हिसाब से मुझे कितने चाहिए और मेरे पास ऑलरेडी कितने हैं। ठीक है, तो वर्कलोड और वर्कफोर्स एनालिसिस मतलब मुझे कितने लोग की जरूरत है, वर्कलोड, और मुझे मेरे पास कितने लोग ऑलरेडी वर्कफोर्स में हैं। ये दोनों को देखा जाता है कि भाई मुझे टोटल इतने लोग चाहिए, इतने मेरे पास हैं और इतने और चाहिए हैं। तो वर्कलोड वर्कफोर्स एनालिसिस की जाएगी। उसके बाद
जितने लोगों की जरूरत होगी उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, रिक्रूटमेंट, यानी कुछ और नहीं, हम सर्च करेंगे ऐसे लोगों के और बोलेंगे कि आओ मेरे यहाँ जॉब के लिए अप्लाई करो, ठीक है। तो ये लोग करेंगे, ठीक है। इसको एक पॉजिटिव प्रोसेस करते हैं क्योंकि यहाँ पर सब लोगों को जॉब पाने का मौका मिलता है, ठीक है। ओके, अब जितने लोग आए होंगे उसमें से पूरे में से बेस्ट कैंडिडेट्स को चूज करेंगे, हम बेस्ट कैंडिडेट्स को चूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, बेस्ट कैंडिडेट्स को चूज करना ये नेगेटिव प्रोसेस कहलाता है, क्यों? क्योंकि इसमें लोगों को भगाया जाता है, मतलब जो सुटेबल नहीं है उनको भगा दिया ना। तो ऊपर रिक्रूटमेंट को पॉजिटिव प्रोसेस और सिलेक्शन को नेगेटिव बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर लोग छाटे जा रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट है उसके बाद प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, मतलब वही मैंने बताया कि सबसे पहले उसको ब्रीफ कंपनी का प्रेजेंटेशन देंगे या इंट्रोडक्शन कराएंगे, तो ये इंट्रोड्यूस कराना ओरिएंटेशन कहलाएगा और उसको उसकी पोजीशन देना प्लेसमेंट कहलाएगा। तो चलो ठीक है, मैंने उनको ओरिएंटेशन प्लेसमेंट दे दिया। सफिशिएंट उनको ट्रेनिंग देनी होगी काम, ताकि वो सीख पाए, अच्छे से कर पाए, ठीक है, परफॉर्म। जब वो काम एक्चुअली परफॉर्म करते हैं, जब वो परफॉर्म करेंगे ना बेटा, तो परफॉर्म में वो क्या कर सकते हैं, वो बिलो स्टैंडर्ड काम भी कर सकते हैं। बिलो स्टैंडर्ड मतलब हमारी सोच से खराब काम, या एट स्टैंडर्ड भी, मतलब जैसा हमने बोला था लगभग वैसा ही, और एबव स्टैंडर्ड भी काम कर सकते हैं। तीनों काम हो सकता है। अगर वो बिलो स्टैंडर्ड कर रहे हैं, ये वाला तो ओके है, जितना सोचा था वैसा किया। ये बिलो है तो इनको एडिशनल ट्रेनिंग और देनी होगी, इनको और ट्रेनिंग देनी होगी ताकि ये और अच्छा परफॉर्म कर पाए अगली बार। और जो अबव स्टैंडर्ड होंगे उनको मिलेगा अप्रेजल। अप्रेजल मतलब उनको थोड़ी शाबाशी मिलेगी, लेकिन ज्यादा दिन तक हर बार अच्छा कोई काम करे आप उसको शाबाशी दो, लेकिन ना पैसा बढ़ाओ ना उसको पोजीशन में यानी प्रमोशन दो, तो ज्यादा अच्छा फिर करेगा नहीं। तो यही बात बोल रहा है कि यहाँ पर तो आप क्या करते हो, इंप्लॉइज के वर्क को इवेलुएट कर लेते हो और उनको अप्रेस करते हो कि तुमने जो भी अच्छा काम किया, लेकिन याद रखना इसी के बेसिस पर जो अच्छा काम करे रहेगा उनको उनके हिसाब से ट्रांसफर और प्रमोशन का मौका दिया जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है प्रमोशन इन करियर प्लानिंग। तो इसके अंदर में क्या बोला कि भाई इंप्लॉइज लोग, भाई जो अच्छा परफॉर्म किए हैं तो वो लोग को क्या मिलना चाहिए, एक पेमेंट में भी इंक्रीज और उनके पोजीशन में भी इंक्रीज। तो पोजीशन की जो इंक्रीज होती है और पेमेंट के साथ, ठीक है, मोर पे के साथ, वो उनको कहेंगे प्रमोशन। और कंपनसेशन कहने का मतलब सिंपल बात है, सारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट पेमेंट, यानी ये सिंपल सा बात है, उनकी सैलरी की बात हो रही है, लेकिन सैलरी के अलावा बहुत सारी चीजें मिलती है ना, फैसिलिटी एंड ऑल। तो वही बोल रहा है कि जो भी चीज आप इन सारे काम के लिए उनका हक बनता है, जितना उनको फेयर कंपनसेशन प्रोवाइड करना। तो ये हो गया हमारा स्टाफिंग का प्रोसेस। अब देखो आपका बुक क्या किया है, इन प्रोसेसेस के सब प्रोसेसेस बनाया है। इन प्रोसेसेस के सब प्रोसेसेस, सारे के नहीं बनाया है, कुछ के बनाया है, तो हम उसको गो थ्रू कर लेते हैं। सुनना, एक चीज मैं बता रहा हूं, ये तो कंप्लीट हो गया। अभी बचा हमारा रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट को हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे, फिर हम देखेंगे सिलेक्शन को डिटेल में, और फिर बाकी सब छोड़ो, फिर हम आएंगे ट्रेनिंग को डिटेल में देखने, ठीक है। तो ये स्टेप्स को, इन प्रोसेसेस के सब प्रोसेसेस अब देखने जा रहे हैं, एक एक को हम थोड़ा जूम करने जा रहे हैं। पहला हम जूम कर रहे हैं रिक्रूटमेंट के ऊपर। रिक्रूटमेंट में मैंने आपको बोला कि सही लोगों को खोजना, ठीक है। रिक्रूटमेंट का मतलब अच्छे लोगों को खोजना और उनको बोलना कि आओ हमारे यहाँ अप्लाई करो, ठीक है। अच्छा, आप रिक्रूटमेंट मतलब बुलाने के लोगों को अपने वैकेंसी के लिए अप्लाई करवाने के क्या क्या तरीके, अपनी वैकेंसी को फिल कराने के तरीके को हम कहते हैं सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। कि आप किस तरीके से वैकेंसी को फिल करोगे, वैकेंसी फिल करने के वेज को हम कहते हैं सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट, ठीक है। दो मेजर में बटे हैं, इंटरनल सोर्स, एक्सटर्नल। इंटरनल सोर्स मतलब अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय से ही उसको भरना, जिसके लिए दो तरीका है, आइदर ट्रांसफर और प्रमोशन, ठीक है। मतलब आप ट्रांसफर में क्या होगा, सब कुछ सेम रहेगा, बस प्लेस बदल जाएगी। बस प्लेस, प्लेस इन द सेंस, मतलब पहले आप लेट सपोज एमपी में काम करवा रहे थे, अपने एमपी के यूनिट में किसी को उसी पोजीशन पे रख के यूपी वाले अपने यूनिट में अपने बिजनेस में भेज दिया। तो यहां सिर्फ प्लेस बदलती है, ना पोजीशन बदलेगी, ना पावर बदलेगी, ना पेमेंट बदलेगा, ठीक है। सिर्फ यहाँ प्लेस बदल जाएगा, जगह बदलेगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है हमारा प्रमोशन। प्रमोशन मतलब इसमें प्लेस नहीं बदलेगी, यहां पर मेनली क्या होगा,
पेमेंट बदलेगी, पोजीशन बदलेगी, पावर बदलेगी, ठीक है, ये सब बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है प्रमोशन। तो वो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट था और ये वर्टिकल मूवमेंट यानी हायर पोजीशन के लिए जाएगा, हायर पेमेंट पे जाएगा, ठीक है। ओके, तो दो में से कोई भी एक तरीका इंटरनली आप वैकेंसी को फिल करने में लगा सकते हो, यानी अपने ही लोग से वैकेंसी, जैसे टॉप में कोई वैकेंसी है तो हो सकता है कोई बहुत अच्छा कैंडिडेट आपके लोअर में है, तो आप क्या कर दो, उस लोअर वाले को टॉप पर भेज दो, प्रमोशन। या आपके नॉर्थ डिवीजन में मान लो एक इंसान, मान लो मैनेजर था, सेल्स मैनेजर, वो चला गया छोड़ के, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, लेट सपोज साउथ से या ये ईस्ट या वेस्ट डिवीजन से आपके क्या हो सकते हैं, सेम लेवल का कोई इंसान होगा, वहां पर से यहां ले आए। अगर उसी सेम पोजीशन के लोग को इस प्लेस पर ले आए, तो ये वैकेंसी जो फुलफिल हुई है, कंप्लीट की गई है, वो ट्रांसफर से हुई, ठीक है। अगर लोअर लेवल से उठाए हो उसी को, तो वो है आपका ये प्रमोशन, और हायर लेवल से उठाए हो तो वो है आपका ट्रांसफर। अच्छा बेटा, इसको कॉम्बाइन करके भी कर सकते हैं, कि हो सकता है आप प्रमोशन प्लस ट्रांसफर लगा दो, वो बात अलग है, ठीक है। अच्छा, मैं इस पे नहीं जा रहा हूं कि इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्स के फायदे और नुकसान क्या है बेटा, वो आप रीड करके रखोगे। अब मैं वो तरीके बता रहा हूं जिससे आप बाहर के लोग, ये आपके एग्जिस्टिंग, आपके खुद के एम्प्लॉय नहीं है, बाहर के लोगों को आप वैकेंसी के लिए बुला रहे हो। कैसे कैसे बुलाओगे? सबसे पहला है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मतलब ये है आपकी, मान लो फैक्ट्री, फैक्ट्री का ये बाहर में है गेट, और इस गेट के सामने तुमने बना दिया एक नोटिस बोर्ड, और नोटिस बोर्ड पे लिख दिया वैकेंसी अवेलेबल। तो ये जो होता है ना, वो है आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ठीक है। ओके, अच्छा, नेक्स्ट है कैजुअल कॉलर। कैजुअल कॉलर कहने का मतलब, यहां पर देखो बहुत सारे लोग क्या किए होंगे, आपके पास अप्लाई किए होंगे, लेकिन सब लोग आकर अपनी सीवी लगाए होंगे कि वैकेंसी निकली है। तो भाई, सब लोगों ने अपनी वैकेंसी के लिए ये लगाया, लेकिन क्या सबको आप सेलेक्ट किए? नहीं। तो आपके पास ये जो पेंडिंग एप्लीकेशन है ना, मान के चलो खूब सारे पेंडिंग एप्लीकेशन थे, किसी दिन आपको अर्जेंट में शॉर्ट टाइम के लिए कोई काम करवाना था, तो आप सोचे यार कैसे बुलाएं, तो आपके पास ना यही एप्लीकेशन जो एक्स्ट्रा पड़े होते हैं ना, जिसको हम कहते हैं अनसॉलिसिटेड एप्लीकेशन, इसके ऊपर मतलब प्रोसेस नहीं हुआ है, इन लोगों को हमने उस वक्त के लिए, हमारी वैकेंसी फुलफिल हो गई थी तो इसका बस सीवी साइड में रखा हुआ था, आप उसी में से उठाकर अगर लोगों को कॉल किए कि भाई आओ हमारे यहाँ काम कर लो टेम्पररी बेसिस पे, तो उसको कहते हैं कैजुअल कॉलर, ठीक है। ओके, थर्ड है ये एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट तो आप लोग अच्छे से जानते हो, न्यूज़पेपर वगैरह में, ये प्रिंट मीडिया की बात कर रहा है। प्रिंट मीडिया में जो हम लोग करते हैं न्यूज़पेपर, मैगजीन, पैम्पलेट के थ्रू, वो एडवर्टीजमेंट यहां पर आएगा। और इसी से जुड़ा ना, मैं यहां थोड़ा बता देता हूं अभी ही। एडवर्ट ये है आपका मास मीडिया, ये है आपका मास मीडिया, ठीक। और ये एक और है यहाँ पर, रुक जाना, मैं यहाँ पर इसको प्लीज मेंशन कर लेना, 10th वाला, वेब पब्लिशिंग। वेब पब्लिशिंग, वेब पब्लिशिंग कहने का मतलब है आप एक तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज कर रहे हो आजकल, जैसे कि मैं बोल दूं एप्स हैं या वेबसाइट्स हैं, तो ये भी एक तरीका है। एप्स और वेबसाइट्स भी एक बहुत बड़ा तरीका है, जैसे कि इसका बेस्ट एग्जांपल एप्स में ले लो लिंक्डइन, ठीक है, लिंक्डइन है, नौकरी डॉट कॉम वेबसाइट, ठीक है, तो जॉब स्ट्रीट डॉट कॉम, ये सब प्लेटफॉर्म्स क्या है, जॉब के लिए ही तो बनाए हुए प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है। तो ये सारे चीज को आप प्लीज याद रखोगे अच्छे से। अच्छा, नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, अब ये सारे हो गए हमारे, तो ये तीन प्लेटफॉर्म्स मैंने आपको बताए अलग अलग, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है उसके बाद हमारा जो है ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। बेटा, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कहने का मतलब, आप लोगों ने नरेगा मनरेगा स्कीम सुना होगा ना, ठीक है। तो नरेगा स्कीम के अंदर में भी आप देखोगे ये गवर्नमेंट का एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, गवर्नमेंट का एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है। यहाँ पर जो लोग बेरोजगार हैं भाई, वो अपनी सीवी लगा सकते हैं, यहाँ पर अपना रिज्यूम लगा सकते हैं, और जब कंपनी को जरूरत होगी तो कंपनी यहां जाएगी और यहां से देखेगी, कुछ सीवीज उठा के लाएगी, जो अच्छे होंगे उनको कॉल करके बुलाकर जॉब देती है, ठीक है। यानी इंटरव्यू वगैरह होगा, पास हुए तो जॉब मिलेगा। इसी का प्राइवेट वर्जन है, देखो वो गवर्नमेंट वर्जन है। सेम टू सेम क्या होगा, यहां पर प्राइवेट प्लेसमेंट है, मतलब ये ब्रोकर है एक तरीके से। यहां से कंपनी अपनी रिक्वायरमेंट इनको बता दी कि मुझे कैसे कैसे लोग चाहिए, ठीक है, और ये लोग ऐसे लोगों को सर्च करेंगे,
खोज कर लेकर आएंगे, बीच में अपनी कमीशन, बोले तो यहाँ पर बोला है फीस, अपनी फीस, कंसल्टेंसी फीस ले लेंगे। यानी कि अगर हम खुद ना खोजकर किसी रिक्रूटमेंट सेल के पास जाते हैं, एजेंसी के पास जाते हैं और उनको बोलते हैं कि भाई आप हमारे लिए ऐसे लोग खोज कर ले आओ, तो उसको हम कहते हैं प्राइवेट, सॉरी, प्लेसमेंट एजेंसी या मैनेजमेंट कंसल्टेंट। नेक्स्ट है, जैसे कॉलेजेस वगैरह, कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट से अगर कंपनी टाई अप कर ली और वहां से जाकर कैंपस वगैरह सिलेक्शन होता है ना, वहां से लोगों को उठाकर लेकर आ रही है, तो कॉलेज यानी एजुकेशन इंस्टीट्यूट और कंपनी के कोलैबोरेशन से जो यूज करके रिक्रूट करते हैं लोगों को, वो कैंपस रिक्रूटमेंट होता है, ठीक है। फिर रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय, यानी कि कोई आपका बहुत अच्छा एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है, आपका कोई एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है, आप उससे पूछते हो यार ये जॉब के लिए तुम्हारे नजर में कोई अच्छा कैंडिडेट हो, हार्ड वर्किंग कैंडिडेट, तो आप उसका नाम सजेस्ट कर सकते हो। तो भाई वो सजेस्ट करता है अगर किसी का नाम, तो उसको हम कहेंगे रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय। फिर है लेबर कॉन्ट्रैक्टर। लेबर कॉन्ट्रैक्टर में जैसे बोलता हूं कि एनटीपीसी हमारे टाउनशिप में है और वहां पर लेबर सप्लाई के लिए एक एजेंसी है, एक और कंपनी है यूपीएल। तो ये है लेबर कॉन्ट्रैक्टर। लेबर कॉन्ट्रैक्टर कहने का मतलब कि आपको ना जैसे घर बनवाना होता है या कोई शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट करवाना होता है और बहुत ज्यादा नंबर ऑफ लेबर चाहिए होते हैं, तो आप लेबर के पास थोड़ी चले जाओगे। आप क्या करोगे, आप एक एक लेबर को इतना जल्दी नहीं खोज कर ला पाओगे, तो कोई इंसान है जो लेबर की फौज खड़ा करके रखा है, वो है लेबर कॉन्ट्रैक्टर। आप उसको बस टेंडर दिए, बोले कि मेरे को 100 वर्कर चाहिए इतने दिन के लिए, इस काम के लिए, वो 100 वर्कर आपके पास भेज देगा। हाँ, आपसे उसके टर्म्स रहेंगे, आपके लेबर से कोई टर्म्स नहीं होते, लेबर का टर्म्स लेबर कॉन्ट्रैक्टर से होगा, तो याद रखना इस चीज को। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह जो यूज होते हैं ना, कई बार कई कंपनी में आप देखना, आपकी कंपनी में जो सिक्योरिटी गार्ड होंगे ना, उनके यहाँ पर जो वो बैच होगा, नाम होगा, वो कंपनी का नाम नहीं होगा, वो किसी और कंपनी का नाम होगा, वो उनके लेबर कॉन्ट्रैक्टर कंपनी का नाम होगा, क्योंकि वो उनके थ्रू उनके एम्प्लॉय है, ठीक है। तो ये चीज को याद रखना। इवन क्लीनिंग वगैरह के लिए भी कंपनी ने आउटसोर्स करके रखा है, आपके हाउस कीपिंग वगैरह भी सर्विसेज जो होते हैं आपके, ये पूरे साफ सफाई, वॉशरूम वगैरह क्लीनिंग वगैरह, ठीक है, झाड़ू वगैरह, इसके लिए भी एजेंसीज लगी हुई हैं। तो ये सारे काम आप लोगों को जो देते हैं, वो भी लेबर कॉन्ट्रैक्टर की कैटेगरी से देते हैं, ठीक है। तो ये सारे वेज होते हैं जिससे आप लोगों को अपनी वैकेंसी के लिए बुला सकते हो और अपनी वैकेंसी को फिल करा सकते हो। एक एक चीज समझ में आ रही है? चलो, अच्छा, जैसा मैंने बोला था, मेरिट डिमेरिट आप देख के रखना, क्योंकि एग्जाम के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं उस पर फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, एक प्रोसेस के सब प्रोसेस को खत्म कर लिया हमने, मतलब स्टाफिंग के पूरे प्रोसेसेस में आता था रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट के जो सब प्रोसेसेस यानी उसका जो डिटेल था वो हमने पूरा कवर कर दिया, ठीक है। अब आते हैं दूसरा एक प्रोसेस, सिलेक्शन। सिलेक्शन में क्या होगा बच्चे, जो लोग वैकेंसी डाले हैं, जो सीवीज आई हैं, उन सीवीज में से अच्छे लोगों को खोजना, छांटना, ठीक है, वो छांटने का काम, चुनने का काम को सिलेक्शन कहते हैं, ठीक है। मतलब इसमें से हमारे को क्या करना होगा, बेस्ट इंसान निकालना होगा, ठीक है। हमें क्या करना होगा, हमारे पर्पस के लिए जो बेस्ट इंसान होगा उसको खोजना, राइट टाइप ऑफ पर्सन को हमें खोजना है, ठीक है। अच्छा, खोजने का क्या तरीका होगा, सबसे पहले स्टेप समझते हैं हम ना, कैसे करते हैं सेलेक्ट। तो देखो, सबसे पहले प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, मतलब बहुत सारी सीवी आई होगी, इन सीवी में से जो सूटेबल होगा, जैसे मैंने बोला था कि मेरे को एमबीए वाले लोग चाहिए, लेकिन बीकॉम वाले भी, बीबीए वाले भी, ठीक है, दूसरे कैटेगरी बीटेक वाले सब डाल देते हैं सीवी। आप भी जान लो बेरोजगारी हमारे इंडिया में पीक पे चल रही है इस समय, सब ने डाल दिया, लेकिन हमें तो एमबीए ही चाहिए ना। हम सबसे पहले ये अनसुटेबल, अनफिट जो है ना सीवी, आउट। तो एक नजर में ऐसे देखा, आउट, एक नजर में देखा, आउट। जो ये अनसुटेबल, अनफिट सीवी है, उसको हटाने को कहते हैं प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। मतलब एक बार गो थ्रू किया कि भैया कौन सुटेबल है कौन नहीं, पहले छांट दिया, तो वो हो गया। अब जो सुटेबल सुटेबल वाले हमारी सीवी है, उनको हम बुलाएंगे कि यू आर क्वालिफाइड, कि अब आप आकर टेस्ट एलिजिबल टू गिव द टेस्ट, क्योंकि आप हमारी कंडीशन को मीट करते हो, यानी एमबीए हो आप। अब ऑर्गेनाइजेशन उनका टेस्ट लेगा। टेस्ट में क्या क्या टेस्ट लेते हैं देखो, इसमें
पेपर पेंसिल टेस्ट भी हो सकता है, वर्बल टेस्ट भी हो सकता है, कोई वर्क रिलेटेड प्रैक्टिकल टेस्ट भी हो सकता है। तो जैसे इंटेलिजेंस टेस्ट है, मतलब वो आपके आईक्यू को टेस्ट करेंगे, ठीक है, इंटेलिजेंस कोशेंट को, ठीक है, एक इंसान की मेंटल स्टेट को या उसके मेंटल पावर को समझने का ये टेस्ट है, आईक्यू को। फिर है एप्टीट्यूड टेस्ट और ट्रेड टेस्ट। ये समझना, एप्टीट्यूड टेस्ट कहने का मतलब है एक इंसान कितना जल्दी नई चीजों को सीखता है, उसकी ग्रैबिंग पावर, ठीक है, न्यू स्किल को लर्न करने का ग्रैबिंग ग्रास्पिंग पावर को हम कहते हैं एप्टीट्यूड। वेयर ट्रेड टेस्ट का मतलब होता है एक इंसान पहले से ही कितना एक्सपीरियंस है या उस काम को कितना जानता है ऑलरेडी, उसकी एग्जिस्टिंग स्किल का चेक होता है इसमें। उसमें नया स्किल सीखने की कैपेसिटी, यहां पर ऑलरेडी कितना जानता है की कैपेसिटी। एक है पर्सनालिटी टेस्ट कि भाई उसके बोलने का, उसके मेच्योरिटी लेवल का, उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड, मतलब कहने का मतलब वो किस तरीके से दूसरों से कम्युनिकेट करता है, वो सब होते हैं पर्सनालिटी टेस्ट। एक है इंटरेस्ट टेस्ट, यानी उसको हम देखेंगे कि भैया उस इंसान का इंटरेस्ट कैसा है, उसका पैटर्न ऑफ इंटरेस्ट, एरिया ऑफ इंटरेस्ट समझेंगे कि काम से जुड़ा उसका इंटरेस्ट है भी या बस वो मजबूरी में आकर करना चाह रहा है। क्योंकि कोई इंसान जब कोई काम इंटरेस्ट लेकर करता है तो उसकी एफिशिएंसी नेक्स्ट लेवल होती है। जैसे कि मैं अपना पढ़ाता हूं तो दिल से पढ़ाता हूं भाई, ये मेरा इंटरेस्ट एरिया है, ठीक है। तो मेरे पास भी कई सारे जॉब ऑफर्स रहे, लेकिन मुझे कभी कॉर्पोरेट नहीं पसंद आया, दिल से बता रहा हूँ। 3 साल जो मेरे को करना पड़ा सीए करने के चक्कर में कि भैया सीए में इंडस्ट वो आपका आर्टिकलशिप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मैंडेटरी जो है, उसके चक्कर में 3 साल मेरे को करना पड़ा। बट रियलिटी यही मैं बोल रहा हूँ, आई नेवर लाइक इट बाई हार्ट। मेरे को हमेशा दिल से, मेरा दिल दिमाग एक ही जगह आता था कि मेरे को कोचिंग ही करनी है, बच्चों को पढ़ाना है। आई वॉज वेरी क्लियर विथ इट, ठीक है। तो क्यों सीए करने गए सर? क्योंकि मेरे को सीए वाले बच्चों को पढ़ाना है। अभी 11th 12th को कर रहे हैं, बहुत जल्दी ही हम लोग सीए फाउंडेशन के बैचेस ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं, एंड इंटर एंड आगे भी हम बढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं नेक्स्ट पर, हमारा ये डिफरेंस हो गया। अच्छा, नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। अब जो लोग टेस्ट पास कर लिए तो उनको इंटरव्यू राउंड में लेके जाएंगे। इंटरव्यू राउंड आप अच्छे से जानते हो, फेस टू फेस, 1 to 1 कन्वर्सेशन होगी, बात वर्बल, ठीक है, इसमें लिखा पढ़ी नहीं हो रहा है, इसमें वर्बल 1 to 1 फेस ऑफ होगा, क्वेश्चन सीरीज चलेंगे, आपका क्वेश्चन राउंड चलेगा, 1 to 1 आपको आंसर करना है, ठीक है। अच्छा, कई बच्चे मेरे को पूछते हैं कि सर आईक्यू टेस्ट और इंटरव्यू में क्या फर्क है? बेटा एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, आज तक लोगों को पता नहीं ये समझ में आया या नहीं, इंटरव्यू इज नॉट योर नॉलेज टेस्ट, इट इज अबाउट योर कॉन्फिडेंस। ये कॉन्फिडेंस का टेस्ट है, ये याद रखना बेटा। इट इज नॉट अबाउट नॉलेज। बेटा आप उतना हार्ड डिफिकल्ट पेपर क्रैक करके आए हो तो क्या आपके नॉलेज पे कोई डाउट करेगा? नहीं। अब आपको ये देखा जा रहा है कि उस नॉलेज का इस्तेमाल आप कितने कॉन्फिडेंस के साथ करते हो और किस तरीके से करते हो, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना क्विक है किन चीजों को लेकर, उसका टेस्ट होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू बहुत इन डेप्थ के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, बहुत जनरल चीजों को उठाया जाता है उसमें, कि एक जनरल चीज पर आपका रिएक्शन एक्शन क्या परफॉर्म कर रहे हो आप वहां, ठीक है। आगे चलते हैं, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। आजकल नहीं, ये मतलब बहुत प्रोमिनेंट आजकल हो गया है, मतलब चल बहुत पहले से रहा, लेकिन प्रोमिनेंट क्या हुआ कि आजकल ना आपका बैकग्राउंड पुलिस वेरिफिकेशन, या आप जो अपने सीवी में रेफरेंसेस लिखे हो, जैसे पास्ट एक्सपीरियंस में लिखे हो कि भैया मैंने उस कंपनी में काम किया है, तो आपको उस कंपनी से जुड़ा आपके मैनेजर या किसी इंसान का रेफरेंस नंबर देना होगा, मतलब कॉन्टैक्ट नंबर, कि हम पूछ सके, क्या पता आप ना किए हो, तो वो रेफरेंस चेक होता है। बैकग्राउंड चेक, पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह कराना बहुत जरूरी है, आजकल क्रिमिनल एक्टिविटी जैसी बढ़ी हुई है, तो ये सब चीज को चेक कराया है। फिर रेफरेंस बैकग्राउंड चेक हो गया, इसके बाद आपका एक सिलेक्शन, एक फाइनल डिसीजन लिया जाता है कि भाई कौन इंसान हमारे सूटेबिलिटी को सब कुछ क्रॉस किया है, इनमें से कौन आगे जाएगा, एज एम्प्लॉय बनेगा, ठीक है। तो यहां पर फाइनल डिसीजन मेकिंग होती है, ठीक है, कि हु इज गोइंग टू बी आवर एम्प्लॉय एंड हु इज रिजेक्टेड, ठीक है। इसको एक पैनल बनेगा, सिलेक्शन की कमेटी बनेगी, वो डिसाइड करती है, ठीक है, वो डिसाइड करती है कि आगे कौन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है मेडिकल एग्जामिनेशन। अब जो यहाँ सेलेक्ट हो गए उनका मेडिकल एग्जामिनेशन लेते हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन सिर्फ फौज वगैरह में नहीं होती है, हर एक अच्छा, मतलब आप एक लेवल पर अगर आप काम करते हो, मतलब थोड़े हाई पैकेजेस के एम्प्लॉय हो आप, तो आपका मेडिकल चेक तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि बड़े लोगों के लिए ना कंपनीज अपने ऊपर सारी लाइबिलिटी इनकर करती है। आपको लेट सपोज 6-7 महीना काम हुआ, बाद में पता चलता है कि बहुत पहले से आपको ना बहुत सारी बीमारियां थी,
अब कंपनी आपको सेलेक्ट कर ली तो हटा भी नहीं सकती। अब कंपनी अगर परमानेंट जॉब पे लेट्स सपोज रख ली है तो भैया पूरा मेडिकल का खर्चा तो कंपनी उठाएगी, तो काम आपसे ले नहीं पाएगी, खर्चा आपका उठाना पड़ जाएगा। मतलब आप उसके लिए एसेट के जगह लाइबिलिटी बन गए। तो वो टेंशन वो अपने ऊपर नहीं लेना चाहती, इसलिए मेडिकल चेक कराती है जो हायर पैकेजेस पे एम्प्लॉयज को रिक्रूट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है जॉब ऑफर दिया जाएगा, फिर आपको एक ऑफर लेटर, सुना है ना, ऑफर लेटर आएगा। ऑफर लेटर मतलब ये आपको ने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले ये बताया जाएगा कि भैया आपका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, आप एग्जैक्टली exactly क्या काम करने वाले हो, ठीक है, और क्या टर्म्स एंड कंडीशंस उससे जुड़ी हैं। आप इस ऑफर को अगर एक्सेप्ट करते हो, मतलब इसमें आपको एक्सेप्ट और रिजेक्ट दोनों करने का मौका है। अगर यहाँ पर आपको कुछ चीजें सुटेबल नहीं लगी और आप रिजेक्ट करते हो तो भैया कोई टेंशन नहीं है यहाँ तक, और उसके ऊपर आप एक्सेप्ट कर लेते हो तो भैया वेल एंड गुड, आप नेक्स्ट स्टेप को जाओगे, आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया जाएगा। यानी कि ये डॉक्यूमेंट प्राइमरी डॉक्यूमेंट है, आज से जब ये साइन करते हो तब से एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय वर्ड यूज होता है। इससे पहले ऑर्गेनाइजेशन वर्सेस कैंडिडेट वर्ड यूज करते हैं लोग, ठीक है। तो इससे पहले आप कैंडिडेट कहलाते हो। जिस दिन आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हो बेटा, उस दिन से एम्प्लॉयर वो हो जाएगा, आप एम्प्लॉय हो जाओगे, और सारे टर्म्स एंड कंडीशन जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में लिखे होंगे वो आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगे। इतना बात समझ में आया? तो एक एक चीज मैंने अच्छे से प्रैक्टिकली कनेक्ट करके आपको समझा दी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ठीक है, मतलब एक और प्रोसेस और इसके साथ चैप्टर का द एंड होगा, ठीक है। तो यही चीज ये बोल रहा है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का, कि भाई एक इंसान को काम सिखाने के क्या क्या वेज है। तो इसको दो पार्ट में मैंने बांटा है, ट्रेनिंग को ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब। यानी कि एक आप जॉब पर हो लेकिन उसके साथ ट्रेनिंग ले रहे हो, एक में आप पहले ट्रेनिंग लोगे फिर जॉब पे अब जाओगे, पहले ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद। यहां पर आप वर्क भी कर रहे हो और ट्रेनिंग भी ले रहे हो, जैसे कि आप अप्रेंटिस, अप्रेंटिस मतलब ऊपर में एक मास्टर जी होंगे और नीचे उनका एक अप्रेंटिस यानी चेला भी होगा। मास्टर जी चेले को, अपने अप्रेंटिस को सिखाएंगे। जैसे कि गैरेज वगैरह में देखोगे, प्लम्बर वगैरह देखोगे, आपके यहाँ के इलेक्ट्रिशियन वगैरह देखोगे, ये क्वालिफिकेशन से नहीं आए होते हैं। ये लोग ना अपने मास्टर, ठीक है, अपने मास्टर के अंडर में ट्रेंड होते हैं, ठीक है। इनका एक मालिक होगा, वही इनको सिखाते रहेगा, उनको देख देख के सीख सीख के आगे बढ़ेंगे ये लोग, ठीक है। तो उस्ताद जी इसके होंगे और एक चेला होगा। तो उस्ताद जी के अंडर में ये ट्रेनिंग लेते हैं और इस चेला को हम इंग्लिश में बोल रहे हैं अप्रेंटिस। इनको ये काम पर भी रहते हैं, इनको पैसे भी मिलते हैं उसके, थोड़े मोड़े ही, बहुत नहीं मिलते। तो ये काम पर रहेंगे, इनको थोड़े मोड़े पैसे भी मिलते हैं, ठीक है। ये है आपके अप्रेंटिस, ठीक है। याद रखना यहाँ एजुकेशन मैटर नहीं करता, यहाँ पर स्किल मैटर करती है, ठीक है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, ठीक। इसी का एजुकेटेड वर्जन है, एजुकेटेड डिग्री वाला वर्जन, जैसे कि हमारी सीए की आर्टिकलशिप होती है, ठीक है। हमारी जो ट्रेनिंग है वो इंटर्नशिप में आएगा। यानी कई, जैसे आप ये बीटेक वालों को देखोगे, इवन पॉलिटेक्निक आईटीआई करने वाले को देखोगे, एमबीएस को देखोगे, अगर कोई लॉयर के फील्ड में गया है उनको देखोगे, उनको पहले अपने प्रोफेशनल बॉडी के, मतलब एक मेंबर के अंडर में एक जो आपका प्रोफेशनल इंसान होगा, जैसे हमारे लिए सीए साहब होंगे कोई एक, उनके अंडर में हम आर्टिकल्स काम करते हैं। तो यहाँ पर एक प्रोफेशनल ऊपर में होगा, नीचे में यहाँ पर इंटर्न होगा यानी ट्रेनी होगा, ये भी इनके लिए काम करेगा। हम भी प्रैक्टिकल वर्क करते हैं, हम भी प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल वर्क नहीं, क्लाइंट के जगह पर जाकर एक्चुअली जो एक सीए काम करता है वो काम हम करते हैं। सीए साहब आके लास्ट में हमारे सर चेक करते हैं उसको कि कुछ गड़बड़ ना रहे बस, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकली हम वर्क करते हैं और इस वर्क के बदले ना हमें एक थोड़ी सी सैलरी नहीं बोलूंगा क्योंकि इतना कम होता है, एक मान लो खर्चा पानी दे दिया जाता है, दैट इज स्टाइपेंड। तो इसके बदले हमें स्टाइपेंड मिल जाती है। तो ये होता है इंटर्नशिप। फिर होता है हमारा जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन के लिए क्या है, आप एक जॉब सीख गए, जॉब वन, फिर आपको स्विच करके जॉब टू, फिर आपको स्विच करके जॉब थ्री, जैसे जैसे सीखते जाओगे नए नए काम में आपको इन्वॉल्व करेंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बैंक में होगा। आप बैंक में कभी चले जाओ, आपको सेम चेयर पर हफ्ते 10 दिन, महीने 2 महीने के बाद
सेम चेयर पर सेम पर्सन नहीं दिखेगा, वो सेम पर्सन उस बैंक में दिखेगा लेकिन सेम जगह पर नहीं दिखेगा। कभी वो कैशियर के जगह पर बैठा दिखेगा, कभी वो अकाउंटेंट के जगह पर दिखेगा, कभी वो क्लाइंट डीलिंग के लिए दिखेगा, कभी वो मैनेजरियल में दिखेगा। क्यों? क्योंकि हर एक एम्प्लॉय को हर एक पोजीशन के वर्क को सिखाना है, तो वो जॉब रोटेशन का मेथड बहुत लगाया जाता है वहां। फिर है कोचिंग। बेटा ये कोचिंग हमारी वाली कोचिंग नहीं है, थ्योरी वाली, प्रैक्टिकल कोचिंग। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ऑटोमोबाइल इंजीनियर। ठीक है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग बेटा, जो ऑटोमोबाइल मतलब गाड़ी को बनाते हैं बेटा, रिपेयर वाला नहीं बोल रहा हूं, ये गैरेज वाले जो डिजाइन करते हैं, गाड़ी का मॉडल बनाते हैं, उसको शेप अप करते हैं ना बेटा, पहली बार जो उसको इन्वेंट इनोवेट करते हैं, वो कोचिंग की बात कर रहे हैं। मतलब ये लोग को प्रैक्टिकली वहां पर ले जाकर उसको डेवलप कराया जाता है, सिखाया जाता है। तो ये वहां पर रहेगा। यहाँ भी याद रखना, यहाँ भी एक सुपीरियर रहेंगे, वही इंस्ट्रक्ट करेंगे अपने ट्रेनिंग को। ठीक है, वही एक कोच है। ठीक है, वो कोच वर्ड से ही ये वाला कोचिंग वर्ड यूज है। ठीक है, तो वो इनको मेंटोर करेंगे, वो इनको समझाएंगे कि कैसे कैसे काम करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कोचिंग। ठीक है, नेक्स्ट है, अब हम और आगे चलते हैं। अब जो हम पढ़ेंगे वो ऑफ द जॉब है। ऑफ द जॉब में बहुत सारे हैं लेकिन मेन एक ही है। ठीक है, दैट इज वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग बेटा। इसमें आप जब कर रहे हो काम तो आप जॉब पे नहीं हो, इसको कंप्लीट करने के बाद आप जॉब पे लग रहे हो। ठीक है, तो ये क्या बोल रहे हो, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग कहने का मतलब है एक्चुअली जब ना बहुत हाई रिस्क या हाई कॉस्ट इन्वॉल्व होता है मशीन में, यानी हाई टेक्नोलॉजी है, बहुत अपडेटेड है, बहुत रिस्की है, बहुत कॉस्टली है, तो उसमें ट्रेनिंग वेस्टिब्यूल की जाती है। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, आर्मी की ट्रेनिंग ले लो आप। आर्मी की ट्रेनिंग में आपको क्या लगता है कि पहले ही बार एक नया नया इंसान फौज में सेलेक्ट होगा और उसको ग्रेनेड गन सब दे देंगे ओरिजिनल और बोलेंगे चलो बेटा एक बार ट्राई कर लो, तो पता चला उसका इधर से उधर छटक गया तो मेजर साहब माइनर बन जाएंगे। ठीक है, तो वही चीज बोल रहा है कि वो ग्रेनेड ऐसे खींचा, हाथ से छूट गया, दोनों लोग साथ में चले गए घूमने फिर। ठीक है, तो वो वाला दिक्कत हो सकता है। इसी तरीके से जैसे आपका ये पायलट की ट्रेनिंग होती है बेटा, पायलट की ट्रेनिंग क्या बोलेंगे कि बेटा एक काम करो तो एक बार एक राउंड उड़ा के आओ तो देखें कि कैसा उड़ाते हो। बेटा वो भी उड़ जाएगा, प्लेन भी उड़ जाएगा, दो चार और चले जाएंगे। तो ऐसा रिस्की हाई कॉस्टली में क्या किया जाए, इनको कैसे ट्रेन किया जाए? तो याद रखना, इनके लिए ना हम क्या करते हैं, एक डमी वर्क एनवायरनमेंट बनाते हैं। हमारे प्रैक्टिकल जहां पे इनको काम करना है एक्चुअल में, वो वहां पे नहीं करा के उसी तरीके का एक डमी स्ट्रक्चर बनाएंगे, जैसे हमारे वीडियो गेम्स वगैरह टाइप का होता है ना वैसा। तो जैसे पायलट वगैरह को वो डमी इन्वायरमेंट में पहले ट्रेन किया जाएगा, ग्रेनेड वगैरह में पहले डमीज पे काम किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद उनको ओरिजिनल चीजों पर उतारा जाएगा। तो वो होता है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। ठीक है बेटा, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग ये हो गया। ठीक, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम से इसकी ट्रेनिंग का यूज हुआ था पहली बार। ठीक है, तो अभी रहने देते, उस पर नहीं चलते, कट टू कट पॉइंट। नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर मॉडलिंग। बेटा जैसे आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाते हो ना, पीपीटी, वैसा ही ये होता है, लेकिन ये 3D होता है और वर्किंग होता है। ये 3D होता है और वर्किंग होता है। ठीक है, इसके अंदर में क्या होगा बेटा, मैं आपको बताता हूँ इसका बेस्ट एग्जांपल। जो इंजीनियर प्लांट का लेआउट बनाते हैं, प्लांट का लेआउट बेटा बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है। प्लांट में क्यों ऐसा, मैं इसको आपको प्रैक्टिकली इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि ये खुद मतलब मेरे भैया जी हैं, तो वो ये काम को मॉडलिंग को करते हैं। एक दिन मैंने उनके ये कंप्यूटर मॉडल को देखा, उन्होंने जो बनाया था, कि उन्होंने बताया कि अगर हम पाइप का जो सरकमफेरेंस जितना मोटा है, वो तो छोड़ो, अगर एक बेंड में एंगल का डिफरेंस आ जाता है ना, तो ज्यादा दिन तक वो पाइप, वहां से बहुत तेज से स्टीम निकलती है, वाटर निकलता है, फ्लूइड्स निकाले जाते हैं, इतना हाई प्रेशर होता है उसका कि भाई एक एंगल का डिफरेंस ना उसको तोड़ देगा। और बताते हैं कि अगर गलती से वहां से एक माइन्यूट सा लीकेज हो जाए और उस लीकेज के सामने कोई इंसान पड़ जाए ना, तो उसके चिथड़े उड़ जाते हैं, इतना हाई प्रेशर से चलता है वो चीजें। तो यही बात बताया जा रहा है कि उसको ना हम डायरेक्टली प्रैक्टिकली वो एंगल सेट करके चालू करके मशीन नहीं चेक कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, उसका 3D मॉडलिंग करेंगे, वर्किंग मॉडल, वहां से वो प्रेशर एक्सर्ट कराया जाएगा, देखा जाएगा कि वो कहाँ कहाँ पर डैमेज क्रिएट कर सकता है, उसका कहाँ कहाँ पे फोर्स लग रहा है। तो दैट इज कंप्यूटर मॉडलिंग। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा
फ़िल्म, बेटा यहाँ सलमान खान, शाहरुख खान की फ़िल्म की बात नहीं की जा रही है, हमारे एक्स एम्प्लॉयी, पास्ट एम्प्लॉयी ने जो अच्छे-अच्छे काम किए हैं, जिस तरीके से उन्होंने टास्क को कंप्लीट किया, उनकी रिकॉर्डिंग्स को प्ले करके दिखाना। केस स्टडी बेटा, केस स्टडी मतलब जो आप सॉल्व कर रहे हो, लेकिन इसमें क्या होगा, हम छोटे-छोटे टास्क दे देंगे और उस टास्क को बोलेंगे कि भैया लो, आप लोग ग्रुप्स में बढ़ जाओ या इंडिविजुअली देखते हैं कौन कैसे इसको कितना जल्दी सॉल्व करता है। तो वो है हमारी केस स्टडी, ठीक है? प्रॉब्लम सॉल्विंग असेसमेंट एक तरीके से पीएस से। प्रॉब्लम सॉल्विंग असेसमेंट दे देते हैं। क्लासरूम लेक्चर ये कॉन्फ्रेंस हमारे तरीके का है। आपको वर्क रिलेटेड इसी तरीके से सिखाया, समझाया, पढ़ाया जाएगा, ठीक है? प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन का मतलब है पहले आपको एक काम दे दिया जाएगा, एक प्रोग्राम दे दिया जाएगा और उसको आप करते रहो और जैसे-जैसे प्रोग्राम में आपको दिक्कत आती रहेगी उस चीज़ों को धीरे-धीरे आपको सिंप्लीफाई करके समझाते, इंस्ट्रक्ट करते रहेंगे और धीरे-धीरे चीज़ों को आपको डेवलप किया जाएगा। यानी एक टास्क दिया जाएगा काम करने और टाइम टू टाइम इंस्ट्रक्शन पास ऑन करेंगे जहां-जहां आप फंसोगे, ठीक है? तो इसके साथ हमारा ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर एज अ होल खत्म हो गया, ठीक है? आज के लिए इतना ही हम लोग करते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मतलब नेक्स्ट चैप्टर को लेकर हम आएंगे। होप सो मैं प्रैक्टिकली आपके चीजों को तोड़ मरोड़ के अच्छे से सिंप्लीफाई करके आपको बता पाया, ठीक है? अगर आप लोगों को चीजें अच्छी लग रही हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स क्वेरीज को एक्टिवली यूट्यूब के सेक्शन में आकर पार्टिसिपेट करो, ठीक है? और हाँ, ये स्क्रीन थोड़ा मैं जूम कर दे रहा हूँ। ये है मेरा नंबर, आप इस नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है? ये है मेरा नंबर, आप इस पे कांटेक्ट कर लेना, ठीक है? अच्छा, और अगर आपको कांटेक्ट करना है तो 9 टू 11 पीएम में ही करना बेटा, ठीक है? आपको मैं पर्सनली वन टू वन सॉल्व कर दूंगा आपके क्वेरीज को। और इन केस अगर आपको फिर भी डाउट और ज्यादा आता है तो आप प्लीज व्हाट यू कैन डू इज कि आप कमेंट सेक्शन में आकर अगर बार बार मतलब एक ही डाउट को कोई क्वेरी को रेस करते हैं बच्चे, ज्यादा उसके ऊपर इंक्वायरी आती है, तो मैंने बोला है नेक्स्ट क्लास में मैं लाइव आकर उसको समझा दिया करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।